17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ के साथ ही सरकार ने सबसे पहले पूर्ववर्ती सरकार के अंतिम 6 माह में किए गए कामों का रिव्यू किया। रिव्यू में पिछली सरकार के कई फैसलों को बदला गया, जिसमें अटल सेवा केंद्र का नाम राजीव गांधी केंद्र, भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड और अन्नपूर्णा रसोई का नाम इंदिरा रसोई तक कर दिया गया। इस बीच सरकार ने बाड़मेर रिफाइनरी के काम में तेजी, किसानों की कर्ज माफी, IT डेवलपमेंट, सरकारी भर्तियों से समेत कई अहम फैसले भी किए। हालांकि इस दौरान सरकार को कोरोना जैसे महामारी काल का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सीएम गहलोत ने बेहतरीन ढंग से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए भीलवाड़ा मॉडल समेत अन्य कार्यों को देश में चर्चा का विषय बनाया। आज इस आर्थिक स्थितियों के अंदर राजस्थान को हम लोग आगे कैसे बढ़ाए, राजस्थान के उद्योग को कैसे बढ़ाए, राजस्थान के वित्तीय स्थिति कैसे सुधारे, राजस्थान के रोजगारों के अवसर हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दें, ये हम लोगों के सामने चुनौती है। पर बेहतरीन अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के अंदर हम लोग योजनाएं ला रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, जिससे हम लोग इस स्थितियों के अंदर भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। हमने जो वादे किए जन घोषणा पत्र में, आप आश्चर्य करोगे कि 251 वादे पूरे हो गए, और वो तो हमने 6 महीने पहले। उसके बाद आज भी मेरा मानना 80% काम हो गया। एजेंडा सबको साथ लेकर और सबके मन की भावनाओं के साथ उनका सम्मान करना, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी, गांव, खेत, खलियान, कस्बा, शहर, राजस्थान एक मॉडल स्टेट बने जहां कोई समस्या नहीं हो, हर आदमी को लगे कि ये सरकार मेरी है, मुख्यमंत्री मेरा है। ये एजेंडा हमारा रहेगा। सरकार के परत दर परत फैसले के बीच सियासी संकट भी आया। सरकार को 2 बार बाड़ाबंदी में जाना पड़ा। पहली बार राज्यसभा चुनाव में सरकार को 10 दिन तक बाड़े में रहना पड़ा, जिसके बाद राजनीतिक हालातों के चलते 30 से ज्यादा दिनों तक जयपुर से लेकर जैसलमेर के होटल में बाड़ेबंदी में रहना पड़ा। इस बीच सीएम गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच तल्खी साफ नजर आई। पायलट अपने विधायकों के साथ दिल्ली मानेसर में रहे, जबकि सीएम अशोक गहलोत विधायकों के साथ जयपुर और जैसलमेर के होटल में कैद रहे। हालांकि इन परिस्थितियों में भी सीएम अशोक गहलोत अपना राजनीतिक कौशल दिखाते हुए सरकार बचाने में कामयाब रहे, लेकिन इससे पार्टी और सरकार की किरकिरी जरूर हुई। सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल में सरकार को आर्थिक संकट से जूझना पड़ा। कोरोना काल में संकट और गहरा गया। केंद्र GST का पूरा पैसा नहीं मिला। गैर कर राजस्व 27.27% तक की कमी आई। राजकोषीय घाटा भी अक्टूबर तक 27,607.31 करोड़ तक जा पहुंचा। सरकार के कामकाज को लेकर विपक्ष ने भी कई बार कटघरे में खड़ा किया, जिससे बढ़ते अपराध सबसे ज्यादा मुद्दा बने। राजस्थान की सरकार मन से भले ही 2 साल पूरा करने का जश्न मना रही हो, लेकिन इस सरकार को कोई हक नहीं है कि इस नाम पर मनसिद्ध उत्सव मनाए। ये 2 साल राजस्थान के राजनीतिक इतिहास के कालखंड के काले साल होंगे, जिसमें बेशक जन घोषणा पत्र में अपने आप की पीठ थपथपाते होंगे, लेकिन किसानों से वादा खिलाफी, बेरोजगारों से झूठ और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने जैसे काम इस 2 साल के कालखंड में हुए। बहरहाल सरकार के कार्यकाल को 2 वर्ष का समय गुजर चुका है, लेकिन 2021 भी गहलोत सरकार के बीच आसान नहीं होगा। आर्थिक संकट के साथ ही संगठन विस्तार, मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों के चलते सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के कैंप के बीच तल्खी खुलकर सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। मैं अशोक गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान सरकार के खास 2 साल, गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल कंप्लीट, और उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ खास रहा, कहां सरकार की कमजोरी रही, क्या कुछ कर सकते थे, और क्या सरकार लेसन लेके अगले आने वाले 3 साल में जो उनका रिमेनिंग टाइम है उसमें क्या पूरा कर पाएंगी। तो तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री
और भाजपा नेत्री अनिता बघेल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं अर्चना जी आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। जी। इस 2 साल के कार्यकाल को अगर हम देखें तो सरकार का दावा तो यह है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ी, कोविड, और केंद्र में बैठे लोग सरकार को अस्थिर करने की वजह से राजस्थान के विकास पर कुछ असर पड़ा है, विपरीत असर पड़ा है। लेकिन फिर भी एक कुशल नेतृत्व के नेतृत्व में पूरा जो काम कर सकते थे हमने वो काम किया, जो वादे किए उसमें 50% पूरे भी किए हैं। लेकिन प्रतिपक्ष का साफ दावा है कि सरकार अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स को फेस करते ही 2 साल निकाल दी और जनता के दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं रहा। आपका एनालिसिस क्या कहता है पूरे वाकये को लेके? ये तो अगर हम पिछले 2 साल का इनका कार्यकाल देखें तो वाकई वो काफी टॉपसी टर्वी, बिल्कुल अपसाइड डाउनसाइड चैलेंजेस से भरा हुआ रहा। और इनकी यानी जो सबसे ज्यादा जो न्यूज में जो रहा 2 साल, वो रही इनकी खुद की कांग्रेस की कंट्रोवर्सीज। जिस तरह से सरकार में अस्थिरता, इनका जो रेबल हुआ पायलट ग्रुप से वो चले गए, और उसके बाद में किस तरह से इन्होंने वापस जो होटल में जाकर इन्होंने बाड़ेबंदी की। तो मुझे जो चीजें, जो चित्रण सामने आ रहा है पिछले 2 साल का, जो मोटे मोटी चीजें जो सामने आ रही हैं, वो इन सब चीजों का ये सबसे टॉप प्रायोरिटीज रही कि किस तरह से सरकार बचाई, किस तरह से बाड़ेबंदी की, किस तरह से बागी तेवर हुए इनके खुद के एमएलएस के, किस तरह से बयानबाजी रही। यानी जब से सरकार फॉर्म हुई हम तभी से देखें कि 2 गुट जो थे कांग्रेस के वो आमने सामने थे। डेफिनेटली उसके बाद में जो सबसे बड़ी एक महामारी जो कोविड का चैलेंज आया, कोविड चैलेंज आने के बाद में किस तरह से यानी एक भीलवाड़ा मॉडल वाकई काफी सफल मॉडल रहा जिसको पूरी दुनिया में सराहा गया। और उसके बाद जो चीजें थी बहुत कुछ फार्मर्स का जो चल रहा है, फार्मर्स के जो लोन्स थे वो नहीं इनके कंप्लीट हो पाए, तो आत्महत्याएं फार्मर्स की भी रही। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 2 साल रहे गहलोत जी के बिल्कुल चैलेंजेस से भरे रहे। इसमें कोई, क्योंकि इनकी खुद की पार्टी के कुछ लोग इनके अगेंस्ट बागी हुए इनके पास, और दूसरे भी चैलेंजेस रहे। लेकिन हाँ, एक चीज बोली जाएगी कि इन सब के बावजूद गहलोत जी ने जिस तरह से चीजों को संभाला और संभाल रहे हैं वो काबिले तारीफ है। लेकिन हाँ, 2 साल का अगर हम देखें कि हाथ में क्या आया, अभी अगर हम देखें कि कोई बहुत बड़े हमारे हाथ में अचीवमेंट्स आए हैं तो वो याद नहीं आ रहे हैं। यानी अगर हम काउंट करना चाहें व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, तो सामने एक बहुत ही धुंधला सा चित्रण है जो बहुत क्लेम नहीं कर सकते हैं वो अपने सक्सेस को इस तरह से। जी चलिए, रामनारायण जी आपके पास आना चाहूंगा। सरकार के 2 साल और 1 साल का जब हम बात कर रहे थे, आप हमारे साथ में थे उस वक्त भी, तो 1 साल के कार्यकाल पे जब हमने बातचीत की थी तो काफी कुछ कहा गया था कि बिल्कुल 1 ही साल है और काफी बेहतर रहा। लेकिन दूसरा जो साल है, अभी सरकार को कहने के लिए 2 बड़ी चीजें हैं जिनका अर्चना जी ने जिक्र किया, पूरे प्रदेश में चर्चा भी है कि कोविड और सरकार और संगठन के बीच जो इंटरनली जो कांग्रेस का एक उठापटक रही है, कंट्रोवर्सी रही। अभी 2 ही चीजों पर दूसरे कार्यकाल का जो साल बचा उसमें यही सब कुछ नजर आता है। उपलब्धि के नाम पर अगर हाथ देखें तो बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन हम नहीं कह सकते कि हाँ, रिफाइनरी का काम जरूर एक बड़ा काम रहा जिसकी वजह से कह सकते हैं कि राजस्थान की तस्वीर बदल भी सकती है। लेकिन कंट्रोवर्सी आपके अगर विकास कार्य किए भी हैं, अच्छे अनाउंसमेंट भी किए हैं, उन पे भारी पड़ता दिखाई दे रहा है कोरोना और जो कंट्रोवर्सी रही वो। तो गिनाने के लिए क्या है सरकार के पास में अभी? ठीक है, सबसे बड़ी बात है कोविड को जिस तरह से कंट्रोल किया गया राजस्थान में, जिस तरह से व्यवस्थाएं जमाई गई, बहुत बड़ी बात है। और वो भी उस हालात में जब भारत सरकार तरीके चल रही है, ये भी इस हालात में जब भारत सरकारों को अस्थिर करना ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है, विधानसभा को भंग करना, पार्लियामेंट को भंग करना, ये चीज़ें अलग होती है। लेकिन केंद्र सरकार का जिस तरह से रवैया रहा स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रति, कुछ सरकारें गिराए भी सही, लेकिन राजस्थान में सफल नहीं हो पाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अशोक जी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी के, 0 टॉलरेंस करप्शन वो के बारे में, वो क्योंकि बीजेपी की तरफ से आज दिन तक सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। इससे साबित होता है कि सरकार ईमानदार से काम कर रही है, मंत्रिमंडल सही काम कर रहा है और राजस्थान के विकास को गति दी जा रही है। वो नहीं हो रहा जैसा दिल्ली में हो रहा है, जहाँ रेल की पटरियां भी बेची जा रही है। आज राजस्थान में किसानों के प्रति सहानुभूति है,
हमने एक्ट पास किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में यदि कोई खरीदेगा तो उसको सजा मिलना चाहिए। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, भारत सरकार नहीं चाहती कि गवर्नर उसमें दस्तखत करे, गवर्नर को सविवेक से काम करना चाहिए। गवर्नर का मतलब ये नहीं होता कि पपेट हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। राजस्थान में गवर्नर महोदय का राजनीतिक तरीका जो कभी गवर्नर्स का नहीं रहता था, इन्होंने गवर्नर्स की पोस्ट को भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेज के ट्रांसफर की, हाई कोर्ट के जजेज के रात के 12 बजे ट्रांसफर की, जिस तरह से ये कर रहे हैं, वो स्थितियां पैदा कर रहे हैं देश में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की, वो चीज राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं की। और राजस्थान गवर्नमेंट ने जिस तरह से ईमानदारी से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम किया, कांग्रेस गवर्नमेंट काम कर रही है, काबिल तारीफ है। और 2 साल में बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं राज्य सरकार को, विशेषतः मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और मुबारकबाद देता हूँ। जी अनिता जी, आपके पास आना चाहूंगा। दूसरे साल के 2 साल का जो टाइम रहा, उसमें दूसरे साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें मेजर जो पार्ट है, उसमें उपलब्धियों के साथ साथ ये बात कांग्रेस का हर नेता कह रहा है कि अस्थिर करने की कोशिश की। आप लोगों ने कोई बड़े आरोप नहीं लगाए, तो साफ है कि सरकार पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं लग पाने की वजह से कि हम जीरो टॉलरेंस की जो नीति लेकर के चल रहे थे, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, उसमें सफल होते दिखाई दे रहे हैं। आपने सुना रामनारायण जी को भी अभी। योगेंद्र जी, मैंने रामनारायण जी को भी सुना है और अर्चना जी को भी सुना है, दोनों को मैंने सुना है। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, मैं इतिहास की और रामनारायण जी को ले जाना चाहूंगी। 98 से 2003 का कार्यकाल अशोक गहलोत जी का रहा। फिर अशोक गहलोत जी का कार्यकाल 2008 से 13 तक रहा और ये तीसरा कार्यकाल है। इतने अनुभवी नेता, पहला कार्यकाल रहा तो आपको याद होगा, और याद नहीं है तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ, खजाना खाली, खजाना खाली, खजाना खाली। पूरे 5 साल तक अशोक गहलोत जी खजाना खाली बोलते रहे, कोई विकास का काम नहीं कराया। विकास की राजनीति ये नहीं करना चाहते हैं, ये बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, और उसी वजह से विकास की और इनका ध्यान ही नहीं होता, ना विकास के मुद्दों पे ये बात करते हैं। जब 2098 से लेकर के 2003 के कार्यकाल की हम बात करें, चाहे 8 से 13 के कार्यकाल की बात करें, पिछली सरकारों ने, जो बीजेपी की सरकारों ने जितने भी विकास के काम शुरू किए थे उनको बंद कर दिया, और वही परिपाटी उन्होंने 2018 में भी शुरू करी। भामाशाह योजना बंद कर दी, अन्नपूर्णा रसोई योजना बंद कर दी, मिड डे मील में दूध वितरण को बंद कर दिया, गौरव पंथ बंद कर दिए, जल स्वावलंबन अभियान बंद कर दिया। भामाशाह योजना जो इतनी कारगर योजना थी उसको पहले सिरे से खारिज कर दिया, बंद कर दिया। आज राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। दूसरी बात, 2098 में जो सरकार थी उस समय जीएसटी का पैटर्न पुराना वाला था, उस समय भी खजाना खाली बोल रहे थे और आज भी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। 2018 तक जब इनकी 2008 से 13 तक तो स्वयं मनमोहन सिंह जी की सरकार रही थी, उस समय फिर सरकार वापस क्यों नहीं जीती? 163 सीटों के साथ बीजेपी क्यों वापस आई? उस समय कौन सी कमी रख दी थी अशोक गहलोत जी ने? उनका तो दूसरा कार्यकाल था, उस समय अनुभवी मुख्यमंत्री हो गए थे, फिर भी सरकार बहुत बुरी तरह से हारी। 163 सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी जीती है। और अभी तीसरे टाइम में हम देखें तो रामनारायण जी को याद दिलाना चाहूंगी कि पूरा प्रदेश राजस्थान अपराधों की श्रेणी में नेशनल क्राइम रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर महिलाओं के अत्याचार में, महिलाओं के, दलितों के अत्याचार में पहले नंबर पर है। तो मुझे बताइए कि वो मुद्दों से, विकास के मुद्दों से हट रहे, सारी चीजें केंद्र सरकार पर ले जाने की बात क्यों करें? उन्होंने क्या किया, मुझे ये बताइए। सरकार को अस्थिर करने का आरोप लग रहा है। मैंने कहा ना, पहले दिन, योगेंद्र जी, पहले दिन जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले थे अशोक गहलोत जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, 1 महीना तक इस पूरे प्रदेश ने नौटंकी देखी कांग्रेस की कि किसको मुख्यमंत्री जी का ताज किसके माथे पर रखेंगे, सचिन पायलट के माथे पर रखा जाए या अशोक जी गहलोत जी के माथे पर रखा जाए। पूरे प्रदेश ने, मैंने और आपने नहीं, बच्चे ने देखा पूरे राजस्थान भर में। उस समय कौन सी केंद्र सरकार थी? सचिन पायलट आपके पास आ गए, वापस आपसे झगड़ा करके चले गए थे, वापस आपके पास आ गए। तो अपने घर को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी पर डाल रहे हैं। तो क्या ये भाजपा की जिम्मेदारी है कि आपका घर सुरक्षित रहे? ये भाजपा की जिम्मेदारी है क्या? और भाजपा पर क्यों मंड रहे हैं आप? आपके सचिन पायलट है, आपके एमएलए हैं, आप उनको क्यों नहीं संतुष्ट कर पा रहे? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। और आप चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए अपने बचाव के लिए आप केंद्र पर डोलना चाहते हैं। आप साबित करिए ना एक भी बार।
सिर्फ आरोप लगा करके नहीं अपने आप को जो है साफ कह पाएंगे। मैं वापस आपके पास आऊंगा, एक बार अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, प्रदेश की सियासत को मैं बहुत उससे देख रहा हूं अभी। एक बात जरूर आ रही है सामने कि चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, एक बात आती है सामने, वसुंधरा राजे का जिक्र नहीं है। 2 टर्म उन्होंने भी पूरे किए हैं। तुलना अगर की जाती है कभी भी तो सरकारों की जाती है, लेकिन यह जिक्र नहीं है वसुंधरा राजे का कि उनके कार्यकाल, अनीता जी खुद उस कैबिनेट की सदस्य रही हैं, लेकिन सरकार से तुलना नहीं की जा रही है। मैंने और भी कुछ नेताओं से बात की तो सीधा, और राज्य सरकार की भी स्थिति यही है कि सीधा आरोप है तो वसुंधरा जी पे नहीं है, पूर्ववर्ती सरकार पे कोई आरोप नहीं है, सीधा नरेंद्र मोदी। ये कुछ राजनीति की कुछ अलग स्थितियां बन रही हैं कि या फिर एक रणनीति का हिस्सा है ये? इस पे ना मुझे लगता है कि एक केस स्टडी और एक वो शोध जिसे कहते हैं ना, रिसर्च पेपर भी रेडी हो सकता है, क्योंकि इतना कुछ वसुंधरा राजे जी के बारे में बोला गया है और सुना गया है इस पूरे कार्यकाल के दौरान। 2 साल से पहले तो वसुंधरा जी की अगर हम देखें तो वापस बीजेपी के जो स्टेट ऑफिस है उनका आना जाना काफी कम है। वसुंधरा जी देखी नहीं गई है। हालांकि जहां पर कुछ बड़ा होता है वो वहां पर अपना, जैसे 2 साल गहलोत जी के पूरे हुए तो वसुंधरा जी का भी उस पर कमेंट जरूर आया, लेकिन वसुंधरा जी के वाकई कार्यकाल की चर्चा कहीं पर भी नहीं हुई है। वसुंधरा जी के जो खुद के उनके जो कह सकते हैं कि उनकी टीम के एमएलए, उन्होंने जिस तरह से अभी बीच में पदार्पण किया, जिस तरह से हनुमान बेनीवाल जी ने उनके ऊपर जो कमेंट्स किए और वसुंधरा राजे जी की टीम के एमएलए ने उसके बाद जो बयानबाजी की, वो भी काफी चर्चा में आई। लेकिन क्या कारण है कि बीजेपी की जो पूरी अभी प्रेजेंट वर्किंग कमेटी है उन्होंने उस पूरे प्रकरण से पे चुप्पी साधे रखी? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये ना, वसुंधरा जी भी अपने आप में काफी सीनियर लीडर हैं, लीडरशिप उनकी दम रखती है, और ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो कहीं पर भी पूरा ग्राउंड से वो अभी है नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस भी बकायदा बनी हुई है। जिस तरह से अशोक परनामी जी अभी सामने आए पिक्चर में, सिंघवी जी का लेटर जिस तरह से सामने आया, तो चीजें बिल्कुल सामने है कि एक बीजेपी में भी एक पैरेलल वर्किंग चल रही है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चीजें बिल्कुल यूनाइटेड एक वन वॉइस और वन पार्टी जा रही है। लेकिन आरोप जो लगाए जाते हैं, अगर आप आज सरकार के किसी भी नुमाइंदे से बात करिए तो वो सीधा भी, जैसे रामनारायण जी ने भी कहा कि केंद्र सरकार में क्या स्थितियां चल रही हैं, एक एक संसाधन को बेचा जा रहा है, अस्थिर की जा रही है, लोकतंत्र में सब चीजें उचित नहीं है। यहाँ पूर्ववर्ती सरकार से तुलना होती है, ऐसे जनरली मैं जहां सुनता हूं वो जिक्र नहीं है। मैंने अभी 2-3 नेताओं से, भाजपा के जो लोग हैं उनसे भी बातचीत की, तो वो सीधा केंद्र की उपलब्धियां गिनाते हैं। ये नहीं कि हमने जब हमारी सरकार रही है तो उसकी कोई उपलब्धि है, वो जिक्र नहीं हो पा रहा है। सर यहाँ पर अगर हम ये तो शुरू से ही चल रहा है ना कि अगर गहलोत जी जो टक्कर ले रहे हैं वो सीधे पीएम, सीएम वर्सेस पीएम का एक तो वॉर चल रहा है, उसका एक तो ये रीजन है कि जो भी मोदी की नीतियां हैं उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सीएम डायरेक्ट उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, अटैकिंग मोड पर जा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि एक कंट्री में भी पूरा अगर हम देखें तो बीजेपी ने भी अपनी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो वन मैन के अराउंड की हुई है। जो लोकसभा का इलेक्शन लड़ा गया वो भी एक पूरा मोदी एज अ ब्रांड को ही पॉपुलराइज किया गया, और बाकी दूसरे लीडर्स नहीं थे उसमें सामने। जो जिस नाम पे इलेक्शन लड़ा गया वो मोदी जी का नाम था। तो ये भी एक पूरी रणनीति का हिस्सा है कि अगर वन मैन शो के नाम पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये भी पूरी एक स्ट्रेटेजिकल परव्यू है कि सेंट्रल पॉलिसीज को ही अटैक करें, क्योंकि वहां पर भी फिर जो नाम चल रहा है वो मोदी का ही चल रहा है। तो ये पूरा एक रणनीति का ही हिस्सा जिसको कह सकते हैं आप कि सेंट्रल लीडरशिप क्वेश्चन होती है, मोदी जी की लीडरशिप क्वेश्चन होती है। हर जगह पर जो नाम आ रहा है ना, वो जिस तरह से मोदी जी को उन्होंने एज अ ब्रांड एंडोर्स किया है, उसी तरह से अपोजिशन मोदी जी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एज अ टारगेट लेके चल रहा है। चलिए यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। जी मैं लिखता हूँ
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम राजस्थान सरकार के 2 साल, अशोक गहलोत सरकार के 2 साल। चले हमारे साथ जन टीवी के एडिटर इन चीफ एसके सुराना जी भी जुड़ गए हैं। सुराना साहब, ये 2 साल का जो टाइम रहा, आप किस तरह से देखते हैं इसे? योगेंद्र जी, इस 2 साल में कई अभूतपूर्व घटनाएं देखने को मिली। बहुत बड़ा वक्त तो कोरोना ने ले लिया, जो कि एक अप्रत्याशित चीज थी। उसके अलावा जो 2-3 बार आचार संहिताएं भी लगी और सरकार गिरने की स्थिति भी आई। इस तरह करके काफी इवेंटफुल रहे ये 2 साल। और इकोनॉमिक दृष्टि से कोरोना समझ लें या ओवरऑल समझ लें, इकोनॉमिक दृष्टि से भी बजट घाटे की स्थिति और सालों से काफी गंभीर स्थिति रही पिछले 2 सालों में, और इस साल तो और भी ज्यादा गंभीर स्थिति है। तो ऐसी स्थितियों में बहुत ज्यादा आशा रखना कि ये सरकार कुछ करके दिखाएगी बहुत ही कठिन और दूभर कार्य होगा। और उसके ऊपर से कांग्रेस के अंदर जो फूट दिख रही है क्लियर कट, वो भी एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है। उससे क्या हो रहा है कि ज्यादातर ऊर्जा जो है वो अपनी कुर्सी बचाने में ज्यादा लगा रहे हैं और जो राज्य का भला होना चाहिए उस पर कम ध्यान लगाया जा रहा है। अब जैसे कि राजनीतिक नियुक्तियां हो गई, लोग कार्यकर्ता इंतजार ही कर रहे हैं, तब से सबका धैर्य जवाब दे जाता है। और कैबिनेट का रिशफल भी काफी पेंडिंग चल रहा है। तो सब चीजों पे निर्णय जो पेंडिंग चले जा रहे हैं, उससे लोगों में थोड़ा सा असंतोष बढ़ता है। उससे दूसरे विपक्ष की पार्टियों को भी सरकार गिराने का मौका मिलता है फिर। तो मेरे हिसाब से सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी राजनीतिक जो भी इनके समीकरण है उनको सही करें, अपनी फूट को सही करें और जिसको जहां लगाना है उनको लगा करके जनता के कार्य जल्दी से करें। ये तो रहा इसका थोड़ा नेगेटिव पक्ष। पॉजिटिव पक्ष ये रहा कि कोरोना की महामारी को बहुत अच्छे से इन्होंने टैकल किया। कई इनके मॉडल जो हैं जो देश भर में सराहे गए, जैसे भीलवाड़ा मॉडल हो गया, रामगंज को उन्होंने जैसे कंट्रोल किया। और ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर भी उतना बुरा नहीं हुआ जितना कि लोग सोचते थे कि जैसे अभी बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है तो लॉ एंड ऑर्डर कंपैरेटिवली ठीक ठाक है। लेकिन जहां तक विकास के कार्य हैं जितने वो काफी ठप पड़े हैं। कहीं पर जैसे अब वो जयपुर में ही देख लीजिए, वो जो वसुंधरा जी के जमाने में जो शुरू हुआ था, वो जो एक नहर सी बन रही है, द्रव्यवती प्रोजेक्ट, वो भी देखिए कहीं कुछ नहीं हो रहा है, रादर उससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। ऐसे ही ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे तो वो कुछ न कुछ अर्थाभाव या किसी न किसी कारण से रुके पड़े हैं। तो अभी जरूरत है कि इन सब चीजों को कंट्रोल करें और जनता के कार्य जल्द से जल्द हो। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए रेवेन्यू रिसोर्सेस तो अब कोविड के बाद में इतना जल्दी है नहीं कि हम जैसे चाह रहे थे कि 2-3 साल पहले जैसे कलेक्शन हो रहा था वो सारी चीजें हो पाएंगी। पटरी मारने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जनता के बीच जब जाना होता है तो वो रिजल्ट चाहिए। इतनी कठिन परिस्थिति में मैं इनको 10 में कम से कम 6 नंबर दूंगा। कठिन परिस्थिति में भी इन्होंने एटलीस्ट सैलरीज वगैरह सबकी मिल रही हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके अंदर केंद्र का भी हाथ है। जैसे कि जीएसटी का जो राज्य का हिस्सा होना चाहिए, केंद्र के भी हाथ बंधे हुए हैं। केंद्र भी क्या करे? इतनी ज्यादा अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन कभी सुना नहीं था कि -10% इकोनॉमिक माइनस में जाएगी। ऐसी स्थितियां अप्रत्याशित हैं। तो ऐसी स्थिति में केंद्र के हाथ भी काफी बंधे हुए हैं और राज्य के भी हैं। कोई ना कोई कारगर उपाय इसका निकालना पड़ेगा। और काफी ज्यादा पैसा बजट का तो सैलरियों में ही चला जाता है, तो विकास के कार्य हो कहां से? ऐसी स्थिति में केंद्र को ही जल्द से जल्द इकोनॉमी को पटरी पे लाना पड़ेगा। राज्य सरकार इकोनॉमी को पटरी पे लाने के लिए बहुत लिमिटेड काम कर सकती है। जितने भी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो केंद्र पे होते हैं, फाइनेंशियल। तो जल्द से जल्द केंद्र सरकार पटरी पे लाए, उद्योग का माहौल बने, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हो, एक्सपोर्ट में ग्रोथ हो। हर जगह भी हम देखें तो नेगेटिव में जा रहे हैं, जिसके चलते बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इससे टैक्स कलेक्शन पे भी असर पड़ता है और इस तरह से ये एक विशियस साइकिल में फंस जाता है। तो ये मिलजुल करके सबको इसको देखना पड़ेगा। जी रामनारायण जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये बात एक बिल्कुल एक जनता की चर्चा भी है, आप भी सुनते हैं कार्यकर्ताओं से। 2 साल की उपलब्धि पर जो कंट्रोवर्सी रही आप लोगों की, वो भारी पड़ती दिखाई दे रही है। और जब भी किसी से चर्चा होती है तो यही बात आती है कि इंटरनल कंट्रोवर्सी में इतनी ज्यादा सरकार उलझी रही कि जनता की चिंता से ज्यादा सरकार को अपनी कुर्सी की चिंता रही। जी देखिए, आप काफी हद तक सही बोल रहे हैं। सरकार है वो अलग तरीके की सरकार है। ऐसा कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ
जो किसी दूसरी पार्टी को चाहती नहीं। कभी वो बंगाल में डिस्प्यूट करते हैं, कभी गोवा की बात करते हैं, कभी कर्नाटक की बात करते हैं, राजस्थान में भी कहा। और ये पूंजीपतियों का, बिल्कुल राहुल गांधी ने सही कहा कि 50 पूंजीपतियों की सरकार है दिल्ली में, वो पूंजीपतियों के पैसे से खेल कर रहे हैं। जैसा यहाँ राजस्थान के लोगों को भी दिल्ली में कैसे रहे क्या रहे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो बहुत बड़े संकट से उभार जिस प्रकार से लिया कोविड के लिए, बिल्कुल सुराना जी बहुत सही बात कर रहे हैं। इसके बावजूद भी राजस्थान में सब परियोजनाएं चल रही है। जो काम छोड़े गए थे, मुझे याद है पिछली सरकार के द्वारा जो काम छोड़े गए थे वो इनकी बीजेपी सरकार नहीं कर पाई। और मैं आपने एक बात का मैं आपको जरूर निश्चित तौर पे कोई बात बताना चाहूंगा, वसुंधरा जी को बीजेपी रिजेक्ट कर रही है। हम वसुंधरा जी के खिलाफ बोल के क्या निकालेंगे? जैसे मुरली मनोहर जोशी को, एक सीधे सच्चे ब्राह्मण को नरेंद्र मोदी ने कोने में डाल दिया। तो जातिगत जिस तरह से वातावरण बनाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, वो भी बड़ा कष्टदायी है। आज शुल्क कास्ट के लोग क्यों परेशान हैं, विशेषतः सर्विसेज में परेशान हैं। आज मैं नहीं कहना चाहता है तो वो सीनियर मिनिस्टर हैं बीजेपी के, हमारी बहन जी, लेकिन ये खुद भी दुखी होंगी मन के भीतर से कि जिस तरह से व्यवहार आज किसानों के साथ क्या हो रहा है। लेकिन राजस्थान में किसान आंदोलन के बाद यहाँ तक कि एसबीसी को भी भले से अपर क्लासेज में से 4% कम करके देना पड़ा, फिर भी अपर क्लासेज में एक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो लोग भी नहीं बोल रहे हैं। तो राजस्थान का जो वातावरण को मिला के बना है वो मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी देन है। और मुख्यमंत्री जी जो सीधे आज नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ राजस्थान की जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है, आपने देखा होगा बीपीसीएल तक को बेच रहे हैं। ये तो रोजगार की बात नहीं करते हैं, ये प्रॉपर्टी बेच के बिल्कुल -10 क्या -23 तक भी पहुंच गई थी जीडीपी। तो ये जो चीजें हो रही है वो राजस्थान में नहीं हो रही है। इतना कंट्रोल है, ठीक है, सेंटर की नीतियों की वजह से हमारे राजस्थान में कुछ न कुछ खामियां कहीं ना कहीं आ रही होगी, तो वह चीज अलग है। लेकिन मैं जो नीतियां थोपी गई है भारत सरकार के द्वारा, जिस तरह से जीएसटी का बहुत ज्यादा भार दे दिया गया है और भी बहुत सी बातें हैं, तो नोटबंदी में एक सेट लाइन में नहीं लगा, गरीब आदमी 500 रुपए लेके लगा। तो मोदी की जो नीतियां हैं वो पूंजीवादी नीतियां हैं। किसानों को आज जिस तरह से दमन किया जा रहा है ऐसा राजस्थान में नहीं हुआ। और राजस्थान की सरकार को इसीलिए मैं साधुवाद के लिए के तरीके से धन्यवाद देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देता चाहता हूं। और अनिता जी को भी अपनी पार्टी में कह देना चाहिए कि ये सरकार 5 साल चलेगी, हम इसको नहीं छेड़े, नहीं तो रिजल्ट दूसरा होगा। तो मैं बहुत अच्छी तरह से इस सरकार के कामकाज से हम लोग सब संतुष्ट है, पूरी जनता संतुष्ट है। जी अनिता जी आपके पास आना चाहूंगा। ये विकास के साथ साथ ये चर्चा जरूर आती है कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। योगेन जी, मैंने पहले भी ये बात कही थी, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। रामनारायण जी को खुद को अभी मंत्री बनना है, मंत्रिमंडल का फेरबदल होगा कांग्रेस में, इसलिए इन्हें ऊल जलूल और झूठे तथ्य प्रस्तुत करके, तथ्य तो है ही नहीं इनके पास में, सिर्फ बात कहनी है और वो कुछ भी बात कहने को तैयार है मंत्री बनने के लिए। मैं इतना कहना चाहूंगी, इन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी का नाम लिया, वसुंधरा जी के बारे में अनर्गल वार्तालाप कर रहे हैं, पर इनके गांधी परिवार के आगे तो पूरा देश को नतमस्तक कर दिया, सारे बड़े लीडर्स को एक तरफ कर दिया। वो बात नहीं करेंगे, वो बात नहीं करेंगे। मुरली मनोहर जोशी जी अब आज भी हमारे लिए सम्मानीय, और उनकी उम्र कितनी हो गई है, परंतु गांधी परिवार के आगे इतने इंटेलिजेंट लोग को इन्होंने, एक तरफ प्रणब मुखर्जी जी के बारे में सब कुछ मालूम है कि वो प्रधानमंत्री बनने के दावेदार थे, लेकिन उनको राष्ट्रपति बना करके एक तरफ ठंडे बस्ते में लगा दिया सोनिया गांधी जी ने, वो बात नहीं करेंगे। मैं भी 20 साल से पॉलिटिक्स में, इसलिए इतना तो मैं जरूर कह सकती हूँ कि जिस नीति पर कांग्रेस चल रही है उसी के कारण से कांग्रेस राष्ट्रपति को जहां जिसको बनाया जाता है, नहीं योगेन जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। हम सबको पता है ना, हमें पता है आज प्रणब मुखर्जी जिंदा नहीं है, लेकिन ये बात सबको पता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे ये। पर मैं सिर्फ इनकी बात का जवाब दे रही हूँ, है जो इन्होंने मतलब गलत तथ्य जो यहाँ प्रस्तुत किए उसके बारे में जान। जब भी हम विकास की बात करेंगे रामनारायण जी से, वो सीधे के सीधे केंद्र सरकार पर चले जाएंगे, सीधे के सीधे नरेंद्र मोदी पे चले जाएंगे। अर्चना जी ने भी ठीक कहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गांधी परिवार को रोक रहे हैं, कांग्रेस को शासन में आने से रोक रहे हैं, इसलिए पूरे देश भर का जो कांग्रेस के जो भी लीडर है वो नरेंद्र मोदी जी पर अटैक करे। मैंने कहा, हमने कैसे नहीं वसुंधरा जी, मैंने तो सारी योजना वसुंधरा जी की गिराई है अर्चना जी।
जल स्वावलंबन अभियान, भामाशाह योजना, मिड डे मील, अन्नपूर्णा रसोई, दूध की योजना, ये सब वसुंधरा जी ने शुरू करी थी। हम पिछले कार्यकाल से वसुंधरा जी के अब के कांग्रेस के कार्यकाल की तुलना कर रहे हैं ना, 2 साल के कार्यकाल की तुलना कर रहे हैं ना। और कोरोना में जैसा कोरोना सिर्फ राजस्थान में थोड़ी, पूरी दुनिया में कोरोना है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई है। बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, तो हम भारत तो इतनी सक्षमता के साथ फिर भी खड़ा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण से, उन्होंने जो पैकेज लॉन्च किया उसके कारण से, पर चूंकि अब बीजेपी विस्तार हो रही है और कांग्रेस समेट रही है, इसलिए कांग्रेस के नेता ये अनर्गल आरोप लगा करके जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। पर जनता अब वो 1945 वाली जनता नहीं है, 1960 वाली जनता नहीं है, 71 वाली जनता नहीं है। अब लोग पढ़े लिखे हैं और सब लोग सब चीजें जानते हैं। इसलिए कितना ही भ्रम पैदा किया जाए। किसानों के लिए आपने क्या किया जी? राहुल गांधी जी ने एग्जैक्ट उनका भाषण उठा के देख लो, पुराना वीडियो योगेंद्र जी आपके पास भी होगा, राजस्थान में जब वो आए थे, उन्होंने रैली की थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में संपूर्ण शब्द का पर गौर करिएगा, संपूर्ण, अर्चना जी, संपूर्ण कर्जा माफ। फिर संपूर्ण को इन्होंने 2 लाख पे लाके अटका दिया, 2 लाख पर लाके अटका दिया। और उसके बाद में भी जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जदार थे, जो किसान, उनके तो आज भी बेचारे वो पेपर लेके दर ठोकरे खाने पर मजबूर हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा कर्जा माफ करो, पर इन्होंने कर्जा आज तक माफ नहीं किया। अब इसको भी केंद्र सरकार पर डालने वाले हैं। दूसरी बात, इन्होंने खुद ने अपने घोषणा पत्र में कहा था ना कि हम मंडी का जो है स्ट्रक्चर हुआ उसको पुनर् संगठित करेंगे, हम एमएसपी की बात करेंगे। इन्होंने, मुझे योगेंद्र जी एक बात बता दीजिए, आप 2007 में किसान नीति बनी, 2007 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में किसान नीति बनी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा था कि जितना समर्थन मूल्य होना चाहिए वो लागत मूल्य का 50% अधिक समर्थन मूल्य होना चाहिए। किसान नीति इन्होंने बनाई 2007 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में, लेकिन उस पॉइंट को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। किसान नीति में उसको लागू करने की बात नहीं की। सारे दलों ने माथापच्ची कर ली, सारे दल अड़ गए, परंतु मनमोहन सिंह जी नहीं माने कि नहीं, हम इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे। और आज यही लोग एमएसपी की बात कर रहे हैं। अरे किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये दोगली बातें क्यों कर रहे हैं? मैं जवाब दिलवाता हूँ अनिता जी, मैं जवाब दिलवाता हूँ। रामनारायण जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस बात को लेकर के बीजेपी के नेता राजस्थान से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस पर हमलावर हैं कि राजस्थान में कर्ज माफी नहीं हुई, और एमएसपी जिसका आज हम जिस पोजीशन में कर रहे हैं वैसा ही सब कुछ कपिल सिब्बल को जिक्र किया जाता है कि उन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, लेकिन आज गुमराह कर रही है किसान को कांग्रेस। देखिए योगेंद्र जी, कपिल सिब्बल अपने व्यक्तिगत ऐसे से कुछ भी कह दें, मैं भी कभी कभी व्यक्तिगत ऐसे से बोलता हूं तो व्यक्तिगत ऐसे तो अलग है, लेकिन कांग्रेस ही वो सरकार है जिसने मनमोहन सिंह जी के टाइम पे किसानों का पूरा कर्ज माफ किया था, जिसमें नेशनलाइज्ड बैंक्स भी थे। स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार कोऑपरेटिव तक होता है। हालांकि इसके बारे में प्रोसेस चल रहा है और प्रोसेस जल्दी अनिता जी को खुशखबरी मिल जाएगी, ये बात अलग है। लेकिन अनिता जी, आप मंत्री क्या होता है? मैं तो, आप शायद राजनीति में नहीं आएगी उसके पहले से एमएलए हो, ये क्या मंत्री, क्या आप ये कैसे व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं? मैं तो मुख्यमंत्री से अपने आप को बड़ा समझता हूँ, मेरे से सीनियर कौन है? मैंने कभी आशा की नहीं, कभी मांगा नहीं। और आपकी पार्टी में तो ये औकात है कि नरेंद्र मोदी जब एमएलए नहीं बनाता, एमपी नहीं बनाता, तब मैं बैठ गया हूँ। नरेंद्र मोदी मेरे सामने बैठ जाए, देश को बर्बाद करने वाला पहला व्यक्ति आप भी होती सरकार में प्रधानमंत्री, देश को कभी नहीं बेचती, कभी रेल की पटरियां नहीं बेचती, कभी बीपीएसएल को नहीं बेचती, कभी। इसलिए आप थोड़ा सोच के बोलिए। आप मंत्री बन चुकी हो, सीनियर लीडर हो गई हो बीजेपी की, आपका चेहरा सीनियरिटी में आ गया है। अब वसुंधरा जी की जो नीतियां थी उसके मुकाबले हमने दूसरी योजनाएं चालू की है। आप तो कभी गोलवलकर आ जाए, गोलवलकर का तो चेहरा, आज मोहन भागवत क्या है, सिक्योरिटी लेके चलता है, गोलवलकर अलग चीज थी, गोलवलकर का आज देश फिर भी सम्मान करता है। इसलिए चीज को देखिए आप। मेरा तो ये अर्ज करना है कि जितना कर्ज माफी का दायरा था वो कर्ज माफी की है, और कॉमर्शियल बैंकों का कर्ज भी माफ किया जाए किसान का, इस पे प्रोसेस चल रहा है। आपको बहुत जल्दी इसकी खुशखबरी मिल जाएगी, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। जी चलिए, अर्चना जी के पास जाना चाहूंगा। अर्चना जी, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो अशोक गहलोत के एजेंडे में थी और उनको लागू करने की पूरी कोशिश की, जैसे रिफाइनरी है। एक रिफाइनरी मुझे लगता है कि राजस्थान के लिए एक बड़ा अचीवमेंट होगा, सारी चीजें अगर दुरुस्त होकर के चलेंगी तो, क्योंकि उसका काम चल रहा है। और जैसे मैंने इंटरनली चर्चा की, लोगों से पता किया, ऑफिसर से भी बातचीत की, तो ये सुन रहे हैं कि वो डे बाय डे खुद रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं, वहाँ क्या पोजीशन है, कैसे क्या करना है। तो मुझे लगता है कि एक रिफाइनरी एक बड़े अचीवमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए।
सर आज के टाइम पे डेफिनेटली अगर रिफाइनरी टाइम पर स्टार्ट हो जाती है तो राजस्थान की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा, बहुत बड़ा। तो आज के टाइम पे ट्रिपल कर रहे हैं, जीएसटी का बहुत कम होता है कोरोना काल में, बाकी सारे जो वेबसाइट सबको पड़े हुए हैं, तो एक रोजगार जिस तरह से जनरेट होगा, जिस तरह ये थे रिफाइनरी अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी अगर टाइम पे शुरू हो जाएगी। अब इसका भी अगर इतिहास देखा जाए तो जिस तरह से ये राजनीतिक पलड़ों में बढ़ता रहा, ये डिले होता गया प्रोजेक्ट, ये भी उसकी एक सैड गाथा ही है। लेकिन हाँ, इस तरह से गहलोत जी ध्यान दे रहे हैं और अगर वो टाइम पर शुरू हो जाती है तो मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों में ये एक स्वर्णिम वो रहेगा, उनके क्रेडिट में जाएगा गहलोत जी के। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, लेकिन लबोलू अब यह है कि हम शुभकामनाएं देंगे सरकार को और उम्मीद करेंगे कि आने वाला जो कल है, आने वाला जो टाइम है, उसमें बेहतर काम कर सकें, जनता की उम्मीदों पर खरा उतर सकें। राजनीति है, सियासी हलचल चलती रहती हैं, उठापटक सब चलती हैं और तमाम परिस्थितियों को फेस करना होता है। हमारी डे लाइफ में भी हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद राजस्थान को है, राजस्थान की जनता को है, सरकार उन भावनाओं पे खरी उतर सके। और एक बार फिर हम शुभकामनाएं देंगे और तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।